अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 15। टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज रिस्पायरेशन या व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन, व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन। क्योंकि हमने जो डील करना है रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म, वो हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डील करेंगे। रिस्पायरेशन कहते हैं कि हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जाती है, ब्लड से जाती है सेल्स में और सेल्स से जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बनिक साइड प्लस वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस मैकेनिज्म का नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरोबिक रिस्पायरेशन जिनके अंदर होती है, क्योंकि कोई भी काम हमारी बॉडी में एनर्जी के बगैर नहीं होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और जिस प्रोसेस के जरिए होती है उसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अब हम पढ़ने लगे हैं, डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू carbon dioxide, water and energy in the form of ATP is called cellular respiration. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन की। जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई गैप नहीं होता है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हमने इस प्रोसेस को समझने के लिए 3 जो है वो स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया है। सबसे पहली स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी स्टेज है क्रेब्स साइकिल और तीसरी स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमारे पास स्टेजेस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस को हम डिटेल के साथ देखते हैं। मैंने यहां पर एक एनिमल सेल की डायग्राम बनाई है और साथ में ही मैं प्लांट सेल की डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये मैंने एनिमल सेल की डायग्राम बनाई है। दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं ताकि हम उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनको डिटेल के साथ रीड कर सकें। अब बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, लेकिन हम पढ़ किसको रहे हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, यूकैरियोटिक सेल को। इनकी ये साइटोप्लाज्म है और ये भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंस हो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटकर 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। Glyco mean glucose and lysis mean breakdown. The breakdown of glucose molecule in cytoplasm in the presence or absence into 2 molecules of pyruvic acid is called glycolysis. अब जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है और इसको हम अगर रीड करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप रिस्पायरेशन का, जिसके अंदर जो कहां पर प्रेजेंट, जो कब होता है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंस हो, यानी ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। सो ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ये रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या होता है इसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें इक्वेशन की तो क्या है, देखें आपको नजर आ रहा होगा, ग्लूकोज है C6H12O6, इसको ब्रेक डाउन किया गया है 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर C3H4O3 और साथ ही NADH के 2 मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। 2 NADH भी प्रोड्यूस हुए और साथ ही 2 ATP भी प्रोड्यूस हुए और 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। तो इस मैकेनिज्म का जो कि कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ
जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट जब होता है, इससे पहले एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि जो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। अब पायरिक एसिड मॉलिक्यूल को जब एक पायरिक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, तो एक NADH प्रोड्यूस होता है। तो अब हमारे पास तो दो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल हैं, तो दो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर तो दो NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट स्टेप यानी क्रेब्स साइकिल के अंदर से क्या होता है, पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वन मॉलिक्यूल विच इज लेस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास क्रेब्स, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम यानी पायरिक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, कोएंजाइम बेसिकली रिमूव हो जाता है, एसिटाइल जो है वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बेसिकली किसको कहते हैं, आप इसको गौर से समझिएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर जितने भी CH बांड होते हैं उनको कंप्लीटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ATP में कन्वर्ट किया जाता है। इससे जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे उनको NAD से NADH के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और प्लस FAD से FADH2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है कि जिस प्रोसेस के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है और ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, FAD को FADH2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही हमने शुरू में कहा था कि जब पायरिक एसिड मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास है क्रेब्स साइकिल की इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, एसिटाइल कोएंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया विल ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस ATP, NADH, FADH2 एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस दोबारा से अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, यानी कि पायरिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम आगे गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में हुई उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और उसने प्रोड्यूस किया, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो ATP, NADH, FADH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर अब एक तो हो गया क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल को भी अगर हम कहें तो इससे एक ATP एक एसिटाइल कोएंजाइम से, और हमारे पास अगर दो एसिटाइल कोएंजाइम हो तो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। क्लियर हो गया। अब इसको मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये यूज होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली एनर्जी कैरियर्स हैं, किसके अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं F1 पार्टिकल, जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ोगे। बेसिकली उस वहां पर हमारा मैकेनिज्म होता है जो कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली कैरियर प्रोटीन्स की एक चेन है जिन्होंने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में डालना होता है। उसके अंदर अगर मैं एग्जांपल बताऊं एनर्जी कैरियर्स की तो हमारे पास है कोएंजाइम Q, इसके अलावा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये एनर्जी कैरियर्स के नाम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो उसके अंदर NADH प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे क्रेब्स साइकिल हो उसके अंदर NADH और FADH प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये NADH और FADH2
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं यानी और रिलीज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन आइंस। इलेक्ट्रॉन्स जो है अब उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर जाते हैं एनर्जी कैरियर्स के जरिए, जिसको मैंने अभी बताया कि उनके नाम, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो उस एनर्जी को एडीपी से एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी एटीपी बनाई जाती है। और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे से नीचे मूव करते जाते हैं एंड स्टेज के ऊपर जाकर वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं उनके साथ प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी लास्ट के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा एनर्जी कैरियर्स के अंदर तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। हम अगर रीड करें तो क्या कहेंगे, द फाइनल स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर क्या होगा NADH और FADH क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे होंगे जब, तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, लूज एनर्जी विच इज यूज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया। और आखिर में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाकर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। अगर हम इक्वेशन कहें तो क्या कहेंगे, NADH। अब NADH टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 NADH प्रोड्यूस हुए ग्लाइकोलाइसिस में, 6 NADH प्रोड्यूस हुए क्रेब्स साइकिल में, 2 NADH प्रोड्यूस हुए जब पायरिक एसिड से हमने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 10 NADH बन रहे हैं हमारे पास। और वो NADH प्लस FADH, 2 FADH वो आगे प्रोड्यूस करते हैं ATP। अब NADH जब अपने हाइड्रोजन 10 NADH 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं तो वाटर पानी बनाते हैं, लास्ट में वाटर है। तो प्लस अब क्या बना हमारे पास, एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी में, NADH ने जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो NAD बन गया, FADH2 ने जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज किए तो वो FAD पॉजिटिव बन गया और लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, NADH प्लस FADH2 एरोसाइन ATP प्लस NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस वाटर। और ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी बजट से रिलेटेड डील करेंगे और उसमें हम ये जो मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया वो सारा मैकेनिज्म हम उसके अंदर डील करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।